इंजीनियरिंग साइड में, मतलब हम्म ये हम्म तो थोड़ा बेसिक साइंस में हो जाता है। सो इंजीनियरिंग साइड से हम्म। कंपेयर करें, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सो उनसे कंपेयर करें। वो वो यूजुअली जो क्या जॉब्स आती हैं, अगर मैं यही मैं कह रहा हूँ, इसमें मैंने एनआईटीज, आईआईटीज, आइजर्स और इन इंस्टीट्यूट्स को ला रहा हूँ। अगर उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जॉब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रह जाती है। यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनको हम्म। लेके आऊं, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ईदर यू शुड हैव नेट क्वालिफाइड और यू शुड हैव अ पीएचडी। पीएचडी, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्रैक कर लेते हो, उसके बाद यू compete विद योर पीपल। और उसमें एक और चीज होती है, उसमें इस चीज के बाद आपका एक एग्जाम भी होता है जो यूनिवर्सिटी लेती है। पीएचडी जस्ट करने के बाद आप बस बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्लियर कर लेते हो, एंड देन यू हैव टू compete विद ऐसे लोग जिन्होंने नेट किया है या फिर अराउंड 50। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Hello everyone, welcome to another exciting episode of Simple Science. Today we are going to dive deep into the reality of academic jobs in India after completing the PhD in chemistry or other related subjects like chemical technology and etc. And आज जो हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं Dr. Gaurav Boguna, and he has completed his PhD from IIT Jodhpur and currently working as a postdoctoral researcher at Tel Aviv University, Israel. ये तो थोड़ा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, भाई है मेरा। बहुत हम लोगों ज्यादा ने साथ में हम लोगों ने बहुत ज्यादा साथ में फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ। इस तरीके से तो शायद ही कभी बात करी होगी पहले हमने। हाँ, हमने ऐसे तो वो इतना कभी नहीं फॉर्मल। करी। हम लोगों ने साथ में पीएचडी ज्वाइन की थी। थोड़ा कुछ महीनों का फर्क था, और आई थिंक हमारा पूरा पीएचडी टेन्योर ही एक साथ ही था, और काफी इवन सारी हमारे हमारी रूम के अगल बगल में ही थे, एक रूम रूम भी छोड़ अगल के बगल हम में दोनों ही का थे। रूम था। हाँ, एक रूम छोड़ के ही था। दिन रात का उठना बैठना साथ में, और बहुत सारी फनी और बहुत सारी फिर कभी ट्रबलसम मेमोरीज, मतलब सारी तरीके की मेमोरीज हमारी साथ में ही थी। कभी हम लोग कैंटीन में बैठे रहते थे तो किसी का सुपरवाइजर दिख जाए तो हम लोग चुपने लगे कि भाई हमें देख ना लें। तो बाद में कहते कि तुम वहाँ टाइम कर रहे थे कैंटीन में। हर हर बंदा, हर पीएचडी स्टूडेंट अपने अपने कॉलेज में अपने अगर बाहर चल रहा है तो वो अपने सुपरवाइजर को जरूर छुपते हैं कि भाई देख ना ले, तो उनको लगेगी देखो काम नहीं कर रहा, घूम रहा एक है। नजर वहीं चल रही होती है, हाँ, दिमाग एक वहीं नजर होता है। एक नजर तो वही चल रही होती है। तो आई वेलकम यू गौरव, एंड आई रियली थैंक फॉर टेकिंग टाइम फॉर दिस डिस्कशन। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, और मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स और फ्रेंड्स जो मेरे अभी ऑन गोइंग है जिनकी पीएचडी, उन्होंने ये बोला था कि करियर एस्पेक्ट्स एकेडमिक्स का इंडिया में अभी क्या है। तो उस पर बात करना था। तो मुझे लगता है कि सबसे सूटेबल आदमी तुम ही हो जिसपे जो इस पे कमेंट कर सकता है, बिकॉज रियलिटी वही बता सकता है जो रियलिटी देख के आया है। तो उससे बढ़िया रियलिटी और सजेशन कोई दे नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गौरव एपिसोड की, कि मुझे कुछ अपने जो पीएचडी थीसिस जो तुमने किया उस पे जो काम किया, और अभी करेंटली जो पोस्ट डॉक्टरल पे जिस पे तुम काम कर रहे हो, उसको थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझाओ। First of all, thank you so much. It is my pleasure to be here, and thank you so much for the very formal in that introduction that you have given. Anyways, if I talk about my PhD, then I did my PhD from IIT Jodhpur itself. और पीएचडी में मेरे बेसिकली दो कंपोनेंट्स थे जिस पे मैंने काम किया। वन इज सेंसिंग और वन इज एनर्जी। लाइक ये दो अभी के टाइम के वर्ल्ड के दो सबसे हॉट टॉपिक्स हैं जिस पे लोग काम करना चाहते हैं और जिस पे चल रहा है, एटलीस्ट मेरे फील्ड में। मैंने कोर बेसिक केमिस्ट्री में काम नहीं किया, मेरा काम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, दैट इज मोर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके। तो मैंने सेंसिंग और एनर्जी में काम किया, जिसमें सेंसिंग में आई यूज टू वर्क ऑन ह्यूमिडिटी सेंसिंग, और जो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप की गैसेस हो सकती हैं जो हमारे लिए अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं। तो हम हम्म। लोगों को पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो उनकी सेंसिंग।
प्लस दूसरा एक तो सेंसर मेरा फील्ड था, दूसरा जो था एनर्जी। लाइक एनर्जी में अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब दो चीजें एनर्जी में इंपॉर्टेंट है। एक है जो हमारे पास प्रेजेंटली एनर्जी है उसको स्टोर करना, और दूसरा है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दोनों ही फील्ड में काम किया था। एनर्जी स्टोरेज में मैंने काम किया था, स्पेसिफिकली सुपर कैपेसिटर्स मेरा एक टॉपिक था, और एनर्जी कन्वर्जन में मैंने काम किया था वाटर स्प्लिटिंग। मतलब वो मेरा मोर ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क था, वाटर स्प्लिटिंग, जिसमें वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को H2O मॉलिक्यूल को तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, जिससे हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो मेरा काम था बेसिकली पीएचडी का। उसके बाद इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आई अप्लाइड हियर इन इजराइल इन अ लैब ऑफ प्रोफेसर फर्नांडो पटोल्स्की। सो हियर अगेन मैंने अपना काम जो है कैरी फॉरवर्ड किया एनर्जी डोमेन में, जिसमें एनर्जी कन्वर्जन, जिसमें मैंने अभी मैं एग्जैक्टली डिफरेंट कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं जो एनर्जी कन्वर्जन को इजी बना सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन प्रोडक्शन को इजी बना सकते हैं। अभी मैं उस चीज पे बेसिकली काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस अभी एनर्जी कन्वर्जन पे है। ओके, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो एनर्जी का क्या मायने है इसमें? मैं एनर्जी में क्या इमेजिन करूँ, लाइक कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या जैसे तुमने बोला हाइड्रोजन एनर्जी, तो अभी पर्टिकुलरली हाइड्रोजन वाली एनर्जी की बात हो रही है या और भी अलग अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? हाँ, अगर मैं एनर्जी की बात करूं स्पेसिफिकली, अभी जो हम लोग प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी यूज होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है या कुछ भी आती है, वो मोस्टली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब कोल जला दिया, इन सब चीजों से वो एनर्जी आती है। पेट्रोल यूज किया, क्योंकि अब अगर हम देखें जो एनर्जी का, वो तो उसके डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली वो कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगी, प्लस वो इन्वायरमेंट को पल्यूट करती है। तो अब हमें ग्रीन वेज ऑफ एनर्जी में जाना है। तो ग्रीन वेज ऑफ एनर्जी मतलब जिससे इन्वायरमेंट को भी कुछ लॉस ना हो और वो एनर्जी कभी खत्म ना हो। तो इसमें एक हाइड्रोजन बहुत बड़ा सोर्स है। हाइड्रोजन, क्योंकि पानी कभी खत्म नहीं होगा, और पानी से ही अगर मैं एक ऐसा सोर्स बना दूं जो एनर्जी के लिए यूज हो सकता है, तो उस चीज पे मैं एग्जैक्टली भी काम कर रहा हूँ, हाइड्रोजन प्रोडक्शन। वाह, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी यूजफुल भी है आई थिंक, एंड आई मस्ट से दैट इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट यू आर डूइंग। तो गौरव, मेरा अब डायरेक्ट टॉपिक पे आता है, जॉब्स पे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो इंडिया में करंट सिचुएशन है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो कितनी वैकेंसीज आती हैं? मतलब मेरा क्वेश्चन इस सेंस में भी है कि व्हेन यू कंपेयर इट विद द डिपार्टमेंट्स लाइक कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग साइड में, मतलब ये तो थोड़ा बेसिक साइंस में हो जाता है। सो इंजीनियरिंग साइड से कंपेयर करें, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, तो उनसे कंपेयर करें तो कितनी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में अभी एज अ पीएचडी फ्रेशर? ओके, एज अ पीएचडी फ्रेशर अगर मैंने बोल दिया, सिर्फ मतलब अगर मैं डायरेक्टली पीएचडी करने के बाद जाता हूं तो, और गवर्नमेंट जॉब में जाता हूं मैं अगर, तो इसमें दो टाइप की मैं गवर्नमेंट जॉब में भी मैं दो टाइप में इसको सेग्रीगेट करना चाहूंगा। एक है जो यूनिवर्सिटी लेवल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और एक है जहां पे हाई लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईएससी, आइजर्स, आईआईटीज, एनआईटीज। अगर मैं इन लेवल पे आ जाता हूं तो इन जो आईआईटीज, एनआईटीज और आइजर्स और इनको अगर मैं लूं, तो इन पे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि आफ्टर पीएचडी देयर इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट एनी जॉब। चाहे आपने कितनी भी अच्छी पीएचडी करी हो, आपके कितने भी अच्छे पब्लिकेशंस हो, यू कैन नॉट। दूसरा अगर मैं लूं, मतलब यहाँ पर ये है कि कॉल ही नहीं आएगा, ऐसा? आप एलिजिबल ही नहीं होगे, क्योंकि उनके एलिजिबिलिटी में ही डायरेक्टली लिखा जाता है कि आफ्टर पीएचडी यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। पोस्ट पीएचडी 3 years तो एलिजिबिलिटी, 2 to 3 years वो एलिजिबिलिटी तो अपने फॉर्म्स में डाल देते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पे तो लिखा रहता है ना कि पीएचडी फ्रेशर को वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर पे रख लेते हैं, फिर 3 year। वो यूजुअली जो क्या जॉब्स आती हैं, अगर मैं यही मैं कह रहा हूं, इसमें मैंने एनआईटीज, आईआईटीज, आइजर्स और इन इंस्टीट्यूट्स को ला रहा हूं। अगर उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जॉब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रह जाती हैं। अच्छा। वो सिर्फ वहीं तक रहेंगी। लेकिन इसी में अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनको लेके आऊं, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ईदर यू शुड हैव नेट क्वालिफाइड
और यू शुड हैव अ पीएचडी। PhD, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्रैक कर लेते हो, उसके बाद यू compete विद योर पीपल। और उसमें एक और चीज होती है, उसमें इस चीज के बाद आपका एक एग्जाम भी होता है जो यूनिवर्सिटी लेती है प्लस। हाँ, और तो अगर मैं आफ्टर जस्ट एज अ पीएचडी फ्रेशर, इफ यू वांट टू ज्वाइन फ्रॉम कोर केमिस्ट्री बैकग्राउंड, कोर केमिस्ट्री मतलब बेसिक साइंसेज में अगर आपको जाना है, तो यू आर एलिजिबल ओनली इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी लेवल पे। आप फिर हायर इंस्टीट्यूशंस की तरफ एलिजिबिलिटी आपकी नहीं होती। तो सिचुएशन ये है कि इफ यू अप्लाई इन हायर इंस्टीट्यूट्स लाइक एनआईटीज, आईआईटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, देन यू शुड हैव अ पोस्ट डॉक। एंड इन यूनिवर्सिटी लेवल आफ्टर डूइंग पीएचडी, मतलब पीएचडी जस्ट करने के बाद आप बस बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्लियर कर लेते हो, एंड देन यू हैव टू compete विद ऐसे लोग जिन्होंने नेट किया है या फिर पीएचडी करी है, सिर्फ पीएचडी करी है। एंड उसमें फिर आपका लाइक मेरिट बेसिस पे हो जाता है, जिसमें भी अगर मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो बताऊं तो उसमें भी आपको 100% पोस्ट डॉक किए हुए बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपने पीएचडी कर भी ली है और आप बेयर मिनिमम उसको करो, तो वहां पे भी आपको कंपटीशन उन्हीं से आएगा। तो एज अ पर्सनल रिकमेंडेशन मैं ये कहूंगा कि अगर आपने पीएचडी कर ली है तो एज एन एक्सपीरियंस यू शुड गो फॉर पोस्ट डॉक इफ यू आर गेटिंग इट, एटलीस्ट इन कोर केमिस्ट्री बैकग्राउंड। तो गौरव, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंटेक्स्ट में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए है। तो is it the same scenario for the private institutes as well? If I talk about the private institutes, because अभी के टाइम पे private institutes, there are very good private institutes in India itself. तो private institutes में it is comparatively easier, no doubt it is very much easier in private institutes. तो private institutes में possible है कि direct after PhD you get the jobs. But अब उसके बाद उस point पे आपको खुद से clear करना होगा कि why are you joining an institute? Like, क्योंकि जैसे कुछ जो लोग, मतलब डिपेंड करता है, इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं who want to carry forward in the also in the research field, और दूसरे लोग होते हैं जिनको सिर्फ, जिनका पैशन होता है पढ़ाना, जिनका पैशन होता है सिर्फ पढ़ाना। तो इफ अगर आपको दोनों चीजें करनी है, पढ़ाना और रिसर्च दोनों करना है, तो प्राइवेट में आपका ना थोड़ा सा, प्राइवेट में भी बहुत अच्छी लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट आपका थोड़ा सा वो चीज डाउन चला जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फंडिंग की प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट, जब आप एक प्रपोजल भी लिखते हो तो उसमें भी मतलब जो चांसेस होते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग मिलने के ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। तो प्राइवेट में जो रिसर्च की फंडिंग होती है वो कम होती है। तो आपको अपनी सेल्फ गोल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ाने में सेटिस्फाइड हो, देन यू कैन ज्वाइन प्राइवेट कॉलेजेस। बहुत, क्योंकि I think apart from some, there are very good colleges which pay even better than government jobs. मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें, ये शिवनादर यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी है, वो HCL के जो फाउंडर है उनकी यूनिवर्सिटी है। और यस, वो अब ग्रेटर नोएडा में उसका स्टार्टिंग था और 2-3 जगह और आ गई है। अब दे आर पेइंग सो वेल, मतलब लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ के भी वहां जाने को तैयार हैं। इवन अगर मैं, आप शॉक हो जाओगे इस बात को जान के कि इवन पीएचडी में दे आर पेइंग अराउंड 50,000 स्टाइपेंड अभी के टाइम पे। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैक्सिमम, मतलब अगर मैं विश्वेश्वरैया को ना काउंट करूं तो जो 32,000 JRF एंड 35,000 SRF है, वो वहां पे अराउंड 50,000, मतलब आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, बट इट इज 50 to 60,000 जो वहां पे मिल रही है। तो और शायद, मतलब मेरे को लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ग्रो भी क्यों करेंगी इसको, मतलब अगर मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड के कंसेप्ट में देखूं, तो अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, सऊदी अरेबिया में एक यूनिवर्सिटी है काउस्ट, जो बहुत फेमस भी है, वो फेमस है। एंड हाउ दे आर, मतलब एट प्रेजेंट दे हैव द बेस्ट प्रोफेसर्स, बेस्ट साइंटिस्ट्स एंड बेस्ट स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड, और वो एक्सेल कर रहे हैं बिल्कुल। उनके पेटेंट्स, पब्लिकेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। द रीजन इज, वो अपने वहां वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर्स को लेके आते हैं, दे पे देम प्रीटी गुड, दैट वो उनको इतना पे करते हैं कि वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, MIT, हार्वर्ड, ये सब छोड़ के वहां जा रहे हैं। इवन अभी के टाइम पे भी अगर मैं कहूं तो पोस्ट डॉक्स की सैलरी शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वहां सिंगापुर, नहीं, स्विट्जरलैंड के बाद शायद वहीं पे होगी। इवन दे प्रोवाइड यू लिविंग स्पेस, सब कुछ। हाँ।
हाँ, तो सेम कंसेप्ट मेरे को लगता है इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शिवनाथन में बता रहा हूँ, एमईटी इंस्टीट्यूट काफी एक्सेल कर रहा है। ये एक और जो देहरादून में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है एक, जो बहुत ज्यादा एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ करती है। पेट्रोलियम, यूपीएस। यस यस यस। तो प्राइवेट जो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी काफी अच्छा स्कोप है, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर द प्लेस वेर यू कैन अप्लाई जस्ट आफ्टर पीएचडीज। और वहां पे प्रोस्पेक्ट ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एट द प्रेजेंट टाइम उनको उनका मेन फोकस मोस्टली होता है स्टूडेंट्स पे रादर देन रिसर्च पे। तो वो आपको आपके मतलब सिर्फ रिसर्च के बेसिस पे जज नहीं करेंगे, वो आपको आपके पूरे एकेडमिक उस पे जज करेंगे कि आप स्टूडेंट को, उनका मेन फोकस है कि आप पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो। वो रिसर्च पे ज्यादा आपकी पब्लिकेशन पे इस चीज पे नहीं जाएंगे। तो वो आपकी कोर स्ट्रेंथ पे, मतलब कोर पढ़ाने की स्ट्रेंथ पे आपको वो कर सकते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैन बी अ गुड प्रोस्पेक्ट अगर आप जस्ट पीएचडी के बाद इफ यू गो। अगर वैसे भी अगर आपको पता ही, अगर आप जस्ट पीएचडी के बाद जा रहे हो, इट मींस आपका रिसर्च की तरफ उतना इंक्लिनेशन नहीं है, यू वांट टू टीच पीपल, आप पढ़ाना चाहते हो, पैशन इज टीचिंग, then you can obviously go for private universities, and private universities, they pay you good and they are good places to work in. करेक्ट करेक्ट। ओके, सो गौरव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गई आफ्टर पीएचडी या व्हाइल यू आर ए स्टूडेंट इज अबाउट टू फिनिश हिज और हर पीएचडी। ड्यूरिंग द पीएचडी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि लाइक व्हाट डू यू थिंक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के कंटेक्स्ट में हाउ इम्पोर्टेंट योर पीएचडी थीसिस टाइटल इज? क्या उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल है पोस्ट डॉक? क्योंकि अभी तुमने बताया कि अगर आपको एक लंबे कंटेक्स्ट में अगर अपनी करियर को देखना है, जस्ट लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू गो एट आईआईटी और सम अदर नेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सो एक दिस इज अनटोल्ड रूल कि पोस्ट डॉक होना चाहिए विद 2-3 ईयर एक्सपीरियंस। पीएचडी थीसिस टाइटल का क्या रोल है पोस्ट डॉक्टरल को मिलने में, या अगर किसी को अगर टीचिंग में जाना है इमीडिएटली आफ्टर पीएचडी, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ओके, काफी अच्छा सवाल। और क्योंकि मतलब अभी के टाइम मुझे लगता है जब एक स्टूडेंट पीएचडी ज्वाइन करता है तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या मतलब, ऑब्वियसली आप सिर्फ पीएचडी करने के लिए ही पीएचडी नहीं कर रहे हो, आप पीएचडी के बाद के प्रोस्पेक्ट के लिए पीएचडी कर रहे हो। उसमें पीएचडी का जो टाइटल है, या फिर मैं आपको बोलूं कि टाइटल तो नहीं, रिसर्च फील्ड की अगर मैं पूरी बात करूं तो रिसर्च फील्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है। और क्योंकि आपको, और अगर मैं दूसरे प्रोस्पेक्ट से उसे बताऊं तो पीएचडी का रिसर्च फील्ड अगर एक फ्रेशर देख रहा है जो भी एमएससी में है, या फिर जो अभी पीएचडी जस्ट ज्वाइन करने की सोच रहा है, तो शायद उसको ये फील्ड कोई भी लैब जाने से पहले सोचना होगा। वो उस लैब में जाने के बाद अपने पीएचडी के बारे में एटलीस्ट उस फील्ड को, क्योंकि टॉपिक आपके हाथ में नहीं है, टॉपिक आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में एक फील्ड है जिसपे आप जा सकते हो पहले पीएचडी ज्वाइन करने से पहले। तो वो फील्ड को उससे पहले जाने से पहले सोचना पड़ेगा, और वो आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा और अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आप रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर आप इंडस्ट्री फील्ड में जाना चाहते हो, दोनों प्रोस्पेक्ट हैं आपके पास, तो वो आपको उससे पहले ही चूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपने फील्ड की अभी बात करूं या फिर मेरे, तो अभी मैं इंडस्ट्री वाला फील्ड मेरे लिए बहुत अलग फील्ड हो जाएगा, मेरे लिए एकेडमिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि आई हैव टू, क्योंकि इंडस्ट्री में भी वो चीजें हो ही नहीं रही जो मैं अभी रिसर्च में कर रहा हूं। अच्छा, जो हाँ, तो अगर आपको जो आपका पीएचडी का टॉपिक है, आपको अपने गोल्स, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आपको ऐसी चीज चूज करनी पड़ेगी जो अभी इंडस्ट्री में चल रही है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो कोर केमिस्ट्री में अभी बैटरीज एक ऐसा फील्ड है जो बहुत बूमिंग है। अच्छा। और बैटरीज का जो फील्ड है वो इंडस्ट्री को, मतलब डायरेक्ट पीएचडी के बाद अगर आपको इंडस्ट्री जॉब करनी है तो बैटरीज इज अ फील्ड जहां पीएचडी करके डायरेक्टली उस फील्ड में जा सकते हो, एज एन इंडस्ट्री में जा सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो गवर्नमेंट का फोकस है उसकी वजह से ये यस एरिया ऑफ रिसर्च है। हाँ, तो लेकिन अगर आप मतलब अपने को रिसर्च फील्ड में देखना चाहते हो तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि कौन सा रिसर्च फील्ड ऐसा है जो अभी के टाइम पे बूम कर रहा है। तो आपको उस हिसाब से सबसे पहले अपना एक
लैब चूज करनी पड़ेगी, फिर जो टॉपिक चूज करना है रिसर्च के हिसाब से। अगर रिसर्च लाइन में देखो, अगर आपको इंडस्ट्री लाइन में जाना है तो ऑब्वियसली आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप रिसर्च टॉपिक आपका बैटरीज ही चलेगा, बैटरीज में किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को आप पकड़ लोगे। लेकिन अगर आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हो उसके बाद, तो उसके बाद मैटर करता है कि आप अपने को ओवरऑल ग्रो करो। मतलब आपका, क्योंकि आपने किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर रिसर्च कर ली, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसके आसपास सारी चीजों में रिसर्च कर रहे हैं या तुम्हारे लेवल पे ही हैं। तो ओवरऑल है, आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे, अगर आपको रिसर्च में ही जाना है तो आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, प्लस रिसर्च तो साथ में होगी ही होगी, ताकि व्हेन यू कंप्लीट योर पीएचडी, उस पॉइंट पे जो प्रोफेसर आपको हायर कर रहा है वो कभी भी, मतलब अगर मैं बताऊं तो वो आपको पीएचडी टॉपिक के बेसिस पे हायर नहीं करेगा, वो इस बेसिस पे हायर करेगा कि उस पीएचडी को टॉपिक को, मतलब उस पे काम करने के लिए व्हाट आर द स्किल्स दैट यू हैव लर्नड इन योर होल पीएचडी। करेक्ट तो करेक्ट। उस बेसिस पे आपको अपना पीएचडी का टाइटल भी नहीं मैं कहूंगा, आपको आपके पीएचडी की लैब चूज करनी है। और चूजिंग इनफैक्ट ये लैब। कंक्लूजन में ये बोले तो ये टॉपिक चूज करने वाला काम दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा बिल्कुल ये है कि पहले लैब चूज करो, एरिया चूज करो, और अपने जिस 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 फील्ड में तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक तो पीएचडी ऑब्वियसली पीएचडी स्टार्ट करने के बाद ही चूज होगा, वो आपके सुपरवाइजर बिल्कुल के साथ कम्युनिकेट करके और उनसे बातचीत करके, डिस्कशन करके लैब में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आपके अवेलेबल है। सुपरवाइजर हाँ। की क्या एक्सपर्टाइज है, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। हम्म। और फिर उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टॉपिक, तो वो टॉपिक भी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। मतलब जैसे अभी मेरी बात हुई थी डॉक्टर विभूति जोशी से, हाँ जी। ही वॉज टेलिंग कि अब लाइक जैसे शी इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अब अगर तुम जैसे पोलियो है, तो पोलियो तो ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, जा चुका है अभी उसकी। अब अगर तुम उस टॉपिक पे कुछ उठाते हो तो देर इज नो मच सिग्निफिकेंट। राइट राइट। अब बिल्कुल अभी क्या है, अभी कैंसर एंड दिस वैक्सीन्स एंड वायरस वो बहुत अभी प्रोमिनेंट चीज है, दुनिया भर के वायरसेस है। सो इफ यू डू बिल्कुल समथिंग ऑन दैट एरिया, तो वो क्या है, उसका स्कोप भी है आगे 10 साल बाद, 15 साल। और उस उसी तरह उस पे काम करके व्हेन यू एंड योर पीएचडी, स्टार्ट वर्किंग ऑन एज अ प्रोफेसर, एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर, यू कैन कैरी फॉरवर्ड। राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बिल्कुल मेरे सही। ख्याल से ये कंक्लूजन ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सो ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने भी कि सबसे पहले तो पीएचडी ऐसे अंधे की तरह नहीं ज्वाइन कर लो कि हाँ यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि पीएचडी का मतलब पीएचडी, पूरी पीएचडी से ज्यादा शायद ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस लैब में जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना स्टेप है कहीं ये आप चीज, एमएससी या एमटेक से ट्रांजिशन। और कहीं ना कहीं ये चीज इस चीज को भी इंडिकेट करती है कि आपको थोड़ा प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा, थोड़ा प्लानिंग बिल्कुल करके आपको अपने आगे बिल्कुल 5 साल का सोचना है। फिर जब आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे आज से 5-6 साल के बाद मैं निकलूंगा, तो उस समय जो जॉब्स लेनी है उसकी तैयारी को कितना टाइम चाहिए होता है पहले से। इसका एक प्लस बहुत इसमें छोटा सा एग्जांपल, जैसे तुमने बताया कि यूनिवर्सिटीज में रिटर्न होता है। अब तुम सोचो कि पीएचडी खत्म करने के बाद मैं रिटर्न की तैयारी करूंगा, तो आदमी फिर सब भूल जाता है। तो बहुत बर्डन आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच बताऊं, मैं अभी के टाइम पे कोई रिटर्न नहीं दे सकता, क्योंकि आप रिसर्च में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना कि वो हाँ। बहुत अलग चीज हो जाते हैं। वो करियर बिल्कुल अलग है, ये करियर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अगर है। मैं डायरेक्ट, दो अलग पाथ हैं ये बिल्कुल। और एक चीज और मैं इस चीज में डालना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा इसी चीज में, पीएचडी टॉपिक वाली चीज में, कि जो आपके गोल्स हैं वो एमएससी या एमटेक के टाइम पे ही क्यों डिफाइन, उस पे आप 100% जो अपना पर्सनल जो आपकी चीजें हैं ना, आपको अपनी फैमिली को देखना है, आपको शादी हम्म करनी है या कुछ करना है, उस चीज को कंसिडर करते हुए ही पीएचडी में एंटर करते टाइम आपको सोचना होगा कि मुझे किस टाइप की लैब में जाना है और मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा। मतलब वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं, कि क्या मतलब वो, मतलब पीएचडी को सोचते थे बस पीएचडी है, लेकिन पीएचडी भी मतलब इंडस्ट्री में जाना है या रिसर्च फील्ड में जाना है, वो दोनों अलग, और उसको पर्सनल लाइफ से लिंक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक लोगों के फैमिली प्रेशर या फिर किसी वो के उसमें अलग होता अलग है, किसी के उसमें नहीं होता है, वो सबका अलग होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए, बहुत क्रिटिकल स्टेप होगा कि आप किस लैब को ज्वाइन करते हो। हाँ, क्योंकि अगर समटाइम्स वी हैव सीन एग्जांपल्स, वी कांट से द नेम, बट देयर आर मेनी एग्जांपल्स की टॉक्सिक हो जाती है लाइफ बिल्कुल ही।
बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल, गलत 100% डिसीजन बात और है। फिर टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि आपका फिर लैब में अपने फेलोज रिसर्चर्स और सुपरवाइजर के साथ बनता नहीं। आपका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका अलग है, मैच नहीं कर रहा, फिर ना आप छोड़ पा रहे हो और ना ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो वो एक बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो जाता है सुपरवाइजर के बिल्कुल लिए बिल्कुल। भी। ऐसा नहीं है और कि आपके खुद के लिए भी। सिर्फ स्टूडेंट झेलता है, बिल्कुल, सुपरवाइजर सुपरवाइजर बहुत ज्यादा झेलता है, को भी क्योंकि प्रॉब्लम होती सुपरवाइजर है। को भी आपको पास कराना है, सुपरवाइजर ने भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि भाई आई एम हम्म। टेकिंग केयर ऑफ दिस स्टूडेंट, तो वो भी उस चीज को नहीं देख सकता आगे। प्लस मतलब पीएचडी में बहुत सारे टाइप के अप्स एंड डाउन आते हैं, आपको पता है, मतलब पीएचडी में कभी कभी रात को 12 बजे तक भी काम करना पड़ता है, पूरी रात भी हम्म। काम करना पड़ जाता है। तो हम्म। उस चीज के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या मुझे इस टाइप की चीज में जाना है, मतलब इस टाइप के काम में जाना है या नहीं, क्योंकि कुछ काम हम्म। ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे अगर मैं सच बताऊं, हम्म। बायो वाले फील्ड में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है कुछ लोगों हाँ, सही बात है। को, उनको उसमें रात को एक एक दो दो बजे। लगा के एक एक मिनट देखते रहो और फिर। जी, यस 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 यस। तो उस चीज में आपका पीएचडी का टॉपिक चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है जब आप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। मतलब आप एक साल बाद ये नहीं सोचते मैंने एक साल इन्वेस्ट कर लिया इस चीज में, अब मैं, क्योंकि हमेशा यही सोचता था अब मैं नहीं छोड़ सकता, अब मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक साल हम्म, इन्वेस्ट हो गया है उस चीज में। हो गया है। अरे इनफैक्ट ऐसे नहीं होता कि मतलब इतना ज्यादा वो बायोलॉजी वाला जो एग्जांपल दिया उसमें, कि अब दो दो तीन तीन दिन तक एक्सपेरिमेंट होते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है और बिल्कुल बाद में पता चला कि कोई एक चीज पॉइंट मिस कर गए हो, वो बिल्कुल लगाया ही बिल्कुल नहीं था या वो बिल्कुल। किया ही नहीं। अरे इनफैक्ट जो जैसे हम लोग हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में कोई मॉडल लगाते हैं, पूरा रिजल्ट आने के बाद 2-3 घंटे या 4 घंटे मॉडल ट्रेन हुआ तो उसके बाद पता चल रहा है कि ये तो लिखा ही नहीं था। अब फिर मतलब अंदर से बुरा लगता है कि यार इतनी सिली मिस्टेक कर दी, फिर चलो पूरा स्टार्ट से एक स्क्रैच से सारा कोड लिखो और एक एक चीज चेंज करो। तो वो फ्रस्ट्रेटिंग तो होता ही है, तो सही बात है, वो चीज पहले से डिसाइड एक एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, मेरा नहीं है, बायो की किसी स्टूडेंट का है। तो उनका क्या हुआ था, उनके साथ कोरोना टाइम पे हुआ था, मतलब इट, तो हुआ क्या था, वो काम करते थे माउस पे। हम्म। तो उनके उनको अपने माउस को बच्चा होने के बाद से बड़ा करना था, एंड देन उसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में बड़ा करना था, और उसके बाद उसमें अपनी रिसर्च शुरू करनी थी। तो हम्म। उन्होंने अपने माउस शुरू वो किए, मतलब एक साल बाद उन्होंने उनको, पहले तो उनके हैंडलिंग सीखी, फिर मान लो सेकेंड ईयर में उन्होंने अपने माउस बड़े किए। एक साल लगा पूरा बड़ा करने में उनको, अपनी कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने ट्रेन किया, सारी चीजों, उनको खाना पीना उसके खिलाया, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उनके सारे माउस मर गए, वो जब 1 महीने के लिए घर गई थी उसमें। हे तो भगवान। आप सोचो उनका 2 साल पूरा एकदम बर्बाद। शैटर हुए इस चीज में। सही तो बात। ये ऐसी ऐसी कंडीशंस लोगों के लाइफ में आ जाती है, भाई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चूज करो, चूज करने से पहले सोचो कि क्या ये आपकी कंडीशंस को सूट करता है या नहीं करता है। हम्म। मतलब दोनों टाइप के लोग हैं, जिसको वो सूट करता है और जिसको वो नहीं सूट करता है, तो आपको अपनी पर्सनल कंडीशन के हिसाब से चूज करना चाहिए। मतलब हम्म। रादर देन योर फ्यूचर गोल्स, आपको अपनी पर्सनल कंडीशन को एक बार ध्यान में रखना चाहिए। दैट इज जेन्युइनली वेरी ट्रू। ये हल्के में लेते हैं, मोस्टली हल्के में लेते ये हैं। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पीएचडी बात। इज 5 to 6 year कमिटमेंट विच फॉर्म्स एटलीस्ट 6 to 7% ऑफ योर लाइफ। बात तो सही है यार। और ये सिंसियरली डिसाइड करना चाहिए। तो गौरव, मेरा लास्ट सवाल है अभी। एक हाँ जी। मेरे ख्याल से काफी जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे उसके जवाब तुमने इन बिटवीन ही दे दिए। मैं एक पोस्ट डॉक्टरल पे हम्म एक क्वेश्चन पूछने वाला था, हालांकि तुमने बता ही दिया कि हाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट डॉक्टरल आफ्टर पीएचडी इन केमिस्ट्री, सो आई विल स्किप दैट क्वेश्चन। मेरा श्योर लास्ट श्योर। सवाल है कि अभी आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, राइट? अब हम्म। आप पीएचडी के प्रोसेस से बाहर आ चुके हैं, अभी नाउ यू आर इनटू द काइंड ऑफ लास्ट फेज व्हेन यू विल बी एंटरिंग इनटू ए सिस्टम ऑफ एकेडमिक्स एंड ये वो। सो जो जो बच्चा अभी सोच रहा है पीएचडी करने को, या जो बच्चा अभी हम्म। फर्स्ट ईयर में है, उसके लिए कोई एक गाइडेंस या सजेशन जिससे उसके हर्डल्स तो ऑब्वियसली कम नहीं होंगे, बट उनको डील करने में थोड़ा सा आसानी होगी। सो एनी सजेशंस? कुछ कुछ चीजें, मतलब 2-3 पॉइंट्स में मैं इसमें बताना चाहूंगा जो पीएचडी के लिए मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब हम जब पीएचडी ज्वाइन करते हैं ना, मतलब यूजुअली फर्स्ट ईयर में, तो हम ये सोच लेते हैं कि पीएचडी खत्म कराना हमारे गाइड का काम है। हम्म। मतलब वो कहीं ना कहीं से हमें रिसर्च टॉपिक देंगे, वो हमसे ये करेंगे, वो हमको पूरा वो वो कराएंगे, हमको वो काम हमें, देंगे। वो हमको काम यस, देंगे। वो हमने वो जैसे हमारा जैसे हम काम भी लोग, चेक करेंगे।
राइट, वो हम लोग क्योंकि हम उस माइंडसेट से आए होते हैं, क्योंकि हमने क्या करा है, बीएससी करी है, बीटेक करा है, एमएससी करी है, एमटेक करा है, तो वहां क्या होता है, आप क्लास में जाके बैठते हो, सुनते हो, क्वेश्चन पेपर आता है, आंसर करते हो, बात खत्म हो जाती है। बट पीएचडी में आपको ये क्वेश्चन पेपर भी खुद बनाना है, आंसर भी खुद करना है, बस आपका गाइड आपको पाथ दिखाएगा। तो we should always remember that we are responsible for our PhD and no one else, कोई भी नहीं। दूसरी चीज है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो अपने ईगो को हमेशा थोड़ा सा साइड रख के चलो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ईगो को थोड़ा सा साइड रख के चलोगे तो हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ, मैं मोस्टली एक्सपेरिमेंटलिस्ट के टर्म्स में बताऊंगा, और ईगो को मैं सुपरवाइजर के टर्म में बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं ईगो को बोल रहा हूँ आपके लैबमेट्स। नहीं, उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सुपरवाइजर वाले केस में तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। हाँ, सुपरवाइजर वाला केस तो है ही नहीं, ईगो मतलब तो आपको मतलब ही नहीं है। इवन मैं बोलना चाहूंगा, किसी से भी आपको बात करनी है, किसी से भी आपको हेल्प लेनी है, आपका जूनियर है, आपका सीनियर है, लैब टेक्नीशियन है, कोई भी है, अगर आपको उनसे काम है, आप उनसे प्यार से जाके बात करो। क्यों? क्योंकि वो बंदा अपना काम कर रहा है, वो आपके काम के लिए नहीं बैठा हुआ है। तो अगर आपको उनसे काम लेना है तो आपको उनसे प्यार से बात करनी होगी, और आपको उनको ये बता के काम करना होगा कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, मतलब वो उनका एक्स्ट्रा काम है जो कर रहे हैं। तो यू शुड ऑलवेज बी हम्बल टू देम कि आपने मेरे लिए ये मेरा काम किया, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इनफैक्ट ये बंदा बैठा है। एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा इसी ईगो वाले पे। जब याद है हम लोग जब नए नए आए थे, तो मतलब मेरे लिए तो नया ही था, मतलब आईआईटी पहली बार था इस तरह का कोई जगह। तो कोर्स वर्क के दौरान सब तेज तेज बच्चों के बीच में बैठा दिया जाता था, क्योंकि फाइनल ईयर के कोर्स ही हम ले सकते थे जो फाइनल ईयर के। अब उसमें फाइनल ईयर के इतने ब्रिलियंट माइंड्स के बीच में आपको अपनी जगह सिक्योर करनी है, क्योंकि पीएचडी के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जो कि बहुत हाई थी हमारे लिए। तो मैं मतलब हम लोग क्या करते थे, तुम भी वही करते थे, मतलब मैंने देखा था हम लोग दोनों लोग वही फॉलो करते थे कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बीटेक के बच्चों के पास जाके, मतलब ये सोचना कि हम उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए, मतलब तो ये बहुत ही बहुत ही घटिया सोच थी। मतलब अगर कोई ऐसा सोचता है तो मैं बीटेक के बच्चों के पास जाता था और मैं देखता था कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 60-60 लाख का पैकेज लगा हुआ था, और उनके पास उसको सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था, क्योंकि उनको असाइनमेंट जमा करना था। बिल्कुल तो वो इतने हम्बल थे, और उनके पास मैं जाता था तो कि यार मुझे ये सिखा दो, मुझे नहीं आता। तो वो अपना सब काम छोड़ के, अच्छा ठीक है आइए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, और उनको अच्छा भी लगता था बताने में। ऐसा नहीं था कि वो उस टाइम ये सोच के मुझे बताते थे कि यार तुम पीएचडी में हो तुम्हें इतना नहीं आता। बिल्कुल। तो दोनों साइड से एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो मेरे बारे में भी कोई गलत परसेप्शन, मतलब ईगो उनके अंदर भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। इवन व्हेन दे आर ब्रिलियंट, दे आर क्रीम ऑफ इंडिया, राइट? क्रीम ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। प्लस ब्रिलियंट भी थे, और उसके बाद वो मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया कि ऐसा नहीं था कि उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते थे कि मैं तो तेज हूँ भाई, मैं तो पैदा ही तेज हुआ था, मुझे क्या करना है। मतलब वो मेहनत भी उसी हिसाब से करते थे, मतलब कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट से 10 गुना ज्यादा मेहनत वही बच्चा करता था जो सबसे तेज था, मतलब ये चीज। तो उनसे पूछ लिया, उन्होंने उसी चीज को आसानी से समझा दिया, तो मतलब मुझे भी चीजें समझ में आ गई, मतलब एक ईमानदारी से कि मुझे वो कोर्स वर्क जो मैं कर रहा था, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा था, कर लिया, उसकी हेल्प से मेरा असाइनमेंट भी हो गया। तो ये चीज थी जो ईगो वाली बात में मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता था। बहुत अच्छा मेमोरी तुम्हारी वजह से मुझे याद आ गई। आई रियली रिस्पेक्ट माय फेलो स्टूडेंट्स उस टाइम पे, मतलब बीटेक के स्टूडेंट्स से मुझे इतनी हेल्प मिली है कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है मैं जरूर मेंशन करता हूँ इस चीज को। तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट क्या था तुम्हारा? सॉरी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा उसके बाद है कि देयर शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर, which is very very important and I think the most important part of your PhD। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस वे में, क्योंकि मान लो एक कोई प्रोजेक्ट है, अगर आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 1 साल से काम कर रहे हो, और आपका आपके सुपरवाइजर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब आप बातचीत करते हो बट उस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे उनका डिस्कशन अच्छा नहीं हो रहा है, देन व्हाट कैन हैपन इज मे बी after a year you think that you have achieved something, but
your supervisor might be thinking of something else from the same thing. हो सकता है कि वो एक अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो और आप एक साल से अलग डायरेक्शन में ही, आपका गोल कुछ और था, प्रोफेसर का गोल कुछ और था. तो देयर शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन विद योर गाइड, विच इज द आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि कभी कभी हम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा कोई रिजल्ट आ गया है, बट वो सुपरवाइजर को रिजल्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो गोल था ही नहीं, वो किसी और चीज के लिए काम कर रहे थे. सही बात है. तो ये मेरे साथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये मेरे साथ हुआ है एक बार. लेकिन वो सुपरवाइजर के साथ नहीं हुआ था, रिव्यूअर के साथ हुआ था. पेपर कुछ सोच के सबमिट किया था जिसमें मेरी थिंकिंग कुछ और थी, मेरी अचीवमेंट, मेरी सेंस ऑफ अचीवमेंट कुछ और थी. पर जब वो वापस आया, वो बिल्कुल ही तो वही है कि you both should be sailing on the same boat. बस ये है, you both should be sailing on the same boat. That's it. बहुत ही मजा आया यार गौरव, बहुत दिनों के बाद. बिल्कुल, मेरे को भी इतना मजा आया, इतना एक्साइटमेंट में, मतलब इट वाज माय प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड दिस आई थिंक इज अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम यू, because this, I think this is a counseling which none of the platform provides, which you are providing. ऐसी काउंसलिंग शायद स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, क्योंकि अगर मैं अपने टाइम पे सोचूं तो शायद कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे इस टाइप की बातें होती हैं, जहां पे अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, स्ट्रगल शेयर होते हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि, और ये शायद इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकेडमिक लाइफ शायद टफ है इन कंपैरिजन टू, अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखूं या वो देखूं, यहाँ पे स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है मुझे लगता है, और लोग बहुत कम हैं उनके बारे में बात करने वाले, उनको मतलब सामने से बोलने वाले. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म दैट यू आर प्रोवाइडिंग, और आप मतलब इट इज गुड, इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड. थैंक यू भाई. काफी तारीफ हो गई. थैंक यू सो मच. So it was really a nice discussion today. So thank you, Gaurav. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye bye.